हाय डियर स्टूडेंट्स, आई एम माहू। स्वागत है आपका CMI स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आज आप लोगों के सामने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति बोर्ड पटना द्वारा इंटरनेट पर जारी मॉडल सेट जो एग्ज़ाम 2021 के मैट्रिक के लिए हैं, मैं आप लोगों के सामने लाया हूं। इससे पहले मैं साइंस का मॉडल सेट को फुल वीडियो 58 मिनट पर एक वीडियो बना था, उसको मैं दिया था। लेकिन सोशल साइंस के लिए आए थे तो उसमें साइंस में लोग को लॉन्ग वीडियो बताने के कारण उसको मैं 50 क्वेश्चन अर्थात 40 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन दे दिए थे। इसी प्रकार आज भी मैं इसके 100 क्वेश्चन में से मैं 50 क्वेश्चन का मैं क्या करूँगा, मैं आपको ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि वीडियो खूब लॉन्ग ज़्यादा ना हो। वैसे भी प्रेजेंट टाइम में क्वेश्चन कोरोना काल के कारण इसमें पढ़ाई में डिस्टर्बेंस होने के कारण आपको क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब कुछ डबल कर दिया गया, यानी कि फुल 50 क्वेश्चन की जगह पर 50 ऑब्जेक्टिव की जगह पर अब आपको 100 क्वेश्चंस मिलेंगे। इस प्रकार 100 ऑब्जेक्टिव्स होंगे, 100 ऑब्जेक्टिव और 30 आपको लघु उत्तरीय शॉर्ट क्वेश्चंस एंड 8 क्वेश्चन आपको लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। कुल मिलाकर कितना आप देख रहे हैं कि ये आपको 138 क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, मैं आगे की ओर चलता हूँ। देखिए ये बिल्कुल टोटल ये आपको कंसेप्ट है। आप उनके बोर्ड के बारे में जो कुछ है देखेंगे। यहाँ पर आगे चलते हैं। आज का क्वेश्चन यहाँ से चालू होगा, जो क्वेश्चन नंबर 1 से मैं पढ़ूंगा। प्रत्येक क्वेश्चन का मान दिया हुआ है, अब पढ़ेंगे। ठीक है, मैं आगे की ओर बढ़ता हूँ। बढ़ते चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है 92/115 का सरलतम रूप क्या होगा। तो 92/100 का सरलतम रूप हो जाएगा कि देखिए कि इसको जब काटेंगे तो आधा तो होगा, 92 का आधा 46, लेकिन 23 नहीं होता है। 3 से करेंगे तो 3 उसको भाग नहीं लगता है। 3 और 4 इसमें भी नहीं होता है, चूँकि 3 और उसमें भाग नहीं लगता। लेकिन देखेंगे 23 का पहाड़ा गिनते हैं तो 23 चौक 92 होता है और 23 पंचे 115 होता है। अर्थात क्या क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखते हैं दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। तो देखेंगे कि दो परिमेय संख्या के बीच अनंत परिमेय संख्या होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसर शांत है। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसर शांत है। तो आप जानते हैं कि आपको 2 पर पावर n इंटू 5 पर पावर n जिस रूट का जिस क्वेश्चन पर जिस अंक पर जिसका हर के अंक हर इस पे रूट पर होंगे तो वो आपको निश्चित रूप पर दशमलव प्रसर शांत होगा। यदि 2 अलग हो, चाहे 5 अलग हो, चाहे 2 नहीं भी हो, चाहे सिर्फ 5 ही हो, चाहे सिर्फ 2 ही हो, तो भी वो क्या होंगे, शांत होंगे। इस हिसाब से देखेंगे कि ऑप्शन नंबर सी में आपको 2 पर पावर 4 इंटू 10⁻² होता है, जो ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है बहुपद dy² प्लस by प्लस a, जहाँ पर आप जानते थे क्या लिखते थे हम लोग, ax² प्लस by प्लस c लिखते थे। तो यहाँ पर क्या हो गया कि a के जगह पर d दे दिया और b के जगह पर तो b है, लेकिन c के जगह पर क्या दे दिया, c के जगह पर a दे दिया। और हम लोग जानते थे इसके लिए क्या होता था, c/a होता था। इसलिए इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा, आपको ऑप्शन डी हो जाएगा, जो a/d है। ठीक है, नेक्स्ट कर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, √18 का परिमेयकरण का गुणांक क्या होगा। √18 का परिमेयकरण का गुणांक यानी कि उसको कितना से गुना किए जाएंगे, तो 18×3 = 54 हो जाएगा। 18 क्या हो जाएगा, 18×4 = 72 हो जाएगा। ये भी नहीं, यानी कि इसको गुना करेंगे 18×2 = 36, 36 का रूट आउट क्या हो जाएगा 6, जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरा ऑप्शन बी। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 6, सबसे छोटी अवध संख्या कौन है। तो आपको पता है अवध संख्या क्या होता है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, इस तरह से क्या हो जाता है, अवध संख्या हो जाता है, जिसमें चालू होता है किससे, 2 से। अर्थात सबसे छोटी अवध संख्या 2, ऑप्शन बी सही राइट आंसर। फिर मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। यहाँ पर देखते हैं कि आपको a बराबर BQ प्लस R, जहाँ a और b धनात्मक पूर्णांक हो तो यहाँ पर क्या होगा, R का मान। तो यहाँ पर R का मान क्या होता है, आप जानते हैं कि इस समय a बराबर होता है
क्या आपको आर एन आर लेसर देन बी। तो यहाँ पर देखते हैं आर बड़ा बी से बता रहा है, आर 0 से छोटा बता रहा है, यहाँ तो इनमें से कोई नहीं दिया है और यहाँ पर दिया आर। तो देखिए आर लेसर देन बी, तो देखिए आर लेसर देन बी अर्थात राइट आंसर सी। ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। तो अब जानते हैं कि परिमेय और अपरिमेय संख्या का जोड़, परिमेय अपरिमेय संख्या घटा, परिमेय अपरिमेय संख्या का गुना, परिमेय अपरिमेय संख्या का भाग सब अपरिमेय ही होता है। तो इसमें क्या देखेंगे कि इसमें भी अपरिमेय संख्या है, ये खुद अपरिमेय संख्या है, इसमें 2√2 है, लेकिन इसमें √5 और √5 कट जाने से यहाँ पर बच जाएगा 6 और राइट आंसर आपका हो जाएगा डी। आपको ये परिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 9 को चलते हैं। द्विघात बहुपद x² + 12x + 35 के शून्य अंक होंगे। तो देखिए यहाँ पर लिखने में थोड़ा परेशानी हो रही है। यहाँ पर इसको जब गुणनखंड विधि से इसको तोड़िएगा तो क्या आ जाएगा, इसका दोनों मान माइनस में आ जाएगा। ठीक है, इसका मान दोनों मान कितना आ जाएगा, इसका दोनों मान माइनस में आ जाएगा, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा -7 -5 होगा। ठीक है, -7 -5 होगा, इसका राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। एक बार फिर से आ गया, देखते हैं क्या होता है। 21 का रूट आउट 11 निकलता है, इसका 14 निकलता है। ठीक है, इसका 14 निकलता है, इसका 17 निकलता है, इसका 11 निकलता है, लेकिन इसका 3√3 निकलता है, जो ये एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए मेरा राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 11 को चलते हैं। बहुपद 5y² - 25 के शून्य अंक होंगे। तो क्या होंगे कि हम इसको उस पर लेके चले जाएंगे, साइड चेंज कर देंगे। तो साइड जब चेंज कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, और 25 को 5 से काट देंगे और यहाँ पर y बराबर उधर कर देंगे, पक्ष चेंज कर देंगे, तो मेरा प्लस माइनस यानी कि +5 या √अंडर +5 या माइनस हो जाएगा, जो ऑप्शन मेरा सी सही है, इसलिए 11 का राइट ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, देखिए एक द्विघाती बहुपद के शून्य अंकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 3 तथा -40 है, तो द्विघाती बहुपद क्या होगा। द्विघाती बहुपद क्या होगा, तो इसको जब सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर इसको सॉल्व किए जाने पर आपको क्या निकल जाएगा, 8 और -5 निकल जाएगा। ठीक है, तो 8 और -5 में जब इसको घटा करेंगे या जोड़ करेंगे तो 3 निकल जाएगा, और 8 पंजे 40 गुना करेंगे तो -40 हो जाएगा। ऑप्शन मेरा सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, यह युग्म समीकरण दिया गया है, इसमें कौन क्या है का हल है। तो क्या है, देखने आपको मिल ही रहा है कि A1/A2 दैट्स मीन 1/2, B1/B2 2/4 कट जाएगा तो 1/2, और 4/8 ये भी कट जाएगा 1/2, यानी कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, ये सब बराबर हैं। तो जब बराबर है तो इसको क्या बोलते हैं, समांतर होता है। जब समांतर होता है तो उस समय उसका कोई हल नहीं होता है। इस प्रकार 13 का राइट ऑप्शन सी, इसका कोई हल नहीं होगा। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, यदि बहुपद x² + ax - b के शून्यंक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो b का मान होगा। तो b का मान कितना होगा, तो b का मान हो जाएगा आपको यहाँ पर -1। ठीक है, नेक्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर, अर्धवृत्त का कोण होता है। ठीक है, अर्धवृत्त का कोण होता है कितना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है, तो इसमें अर्धवृत्त, सॉरी हमको थोड़ा लिखने में परेशानी हो रही है, नहीं तो मैं आपको एच एंड एवरी पार्ट्स में आपको ज़रूर मैं सॉल्व करके बताते। ठीक है, इस हिसाब से यहाँ पर भी कितना 90 डिग्री बनेगा, यहाँ पर भी 90 डिग्री बनेगा। इसमें क्या होगा, इधर से लेंगे तो भी 90, इधर से लेंगे तो भी 90, तो अर्धवृत्त का कोण कितना होता है 90 डिग्री, जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0
बराबर 0, जहाँ a नॉट इक्वल टू 0 के वास्तविक मूल नहीं है। वास्तविक मूल नहीं तो कौन है, काल्पनिक है, इमेजिनरी। तो इमेजिनरी के क्या हो जाता है, जब d का मान 0 से छोटा हो। g का मान जब क्या होता है, जब 1 से बड़ा हो तो क्या हो जाता है, वो अलग अलग दो मूल आता है। जब 0 के बराबर हो तो दो बराबर मूल आता है। जब 0 से छोटा हो तो क्या हो जाता है, काल्पनिक हो जाता है। ऑप्शंस डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, यदि अल्फा तथा बीटा समीकरण 2x² - 6 के मूल हो तो इसका 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा। तो इसमें देखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा कि आप इसको दो बराबर मूल हैं और इसकी योग है, तो इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। या तो आप c/a के हिसाब से भी ज्ञात कर सकते हैं, c/a, या तो फिर इसका भी उपयोग करके ज्ञात कर सकते हैं। जिधर से करेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सी। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, समांतर श्रेणी -3, 4, 11, 18 का एक ही स्वपद कौन होगा। तो सबसे पहले देखेंगे कि माइनस से चालू हुआ है, तो माइनस से चालू हुआ तो इसका डी क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका, देखिए 11 में 4 घटाएंगे 7 निकलता है, 7 हो गया, इससे में 7 निकल जाता है। और इसको ए एन वाला सूत्र लगा देंगे। तो ए एन वाला सूत्र क्या था, ए एन वाला सूत्र a + n - 1 × d था। तो उसमें क्या करेंगे, तो उसमें क्या कर देंगे, ए एन बराबर, यहाँ पर मेरा ए एन का मान ज्ञात करना है, ठीक है, A21 का, और उसको a का मान -3 लगा देंगे और इसको 20d से 20 × 7 से गुना करेंगे तो क्या निकल जाएगा, -3 + 140 में 3 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, 137। यानी मेरा राइट आंसर हो जाएगा 137, जो डी ऑप्शन इज राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है। देखिए कि यहाँ पर जब नीचे आ जाए तुरंत बट्टे में पड़ जाए तो नहीं होता है। द्विघात होता कौन नहीं, जिसका आपको भिन्नांक में पावर हो, रूट में पावर हो, एक से अधिक आपको वेरिएबल में हो तो वहाँ पर नहीं होता। तो ये भी नहीं होगा, देखिए यहाँ पर भी रूट में है, यहाँ पर भी है, लेकिन एक भी पता, और 2 से ज़्यादा भी पावर होने पर नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं हम कि इधर दोनों, वो इसमें भी है x⁻³ है, और यहाँ पर भी आपको इसको होल थ्राइस को जब सॉल्व करेंगे तो इधर भी एक x⁻³ आएंगे। तो इस क्यूब को इस क्यूब के साथ काट देंगे तो मेरा पावर 2 बच जाएगा, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन से ए, जो द्विघात समीकरण है। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। माय डियर स्टूडेंट्स, ध्यान दें, मेरा बिल्कुल ये नया यूट्यूब चैनल है। इस चैनल का लॉन्चिंग मैं 1 जनवरी 2021 दिन शुक्रवार को किया हूँ, जिसका फर्स्ट इंट्रोडक्शन आपको वीडियो 2 जनवरी को बना था, और 3-4 से एक करके मेरा अब तक वीडियो बना है, जो मैं साइंस का मॉडल सेट का मैं दे दिया हूँ, जिसमें 80 ऑब्जेक्टिव हैं। उसके बाद दूसरा दिन मैं 40 ऑब्जेक्टिव सोशल साइंस का दिया हूँ। आज मेरा तीसरा वीडियो बन रहा है मैथ का, जो मैं 50 क्वेश्चन तक बनाने के लिए हूँ। माय डियर स्टूडेंट्स, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में, दोस्तों में शेयर कीजिए। आप अगर कोई इसको जो भी कोई देख रहे हैं अपने साथियों में इसको शेयर कीजिए। आप आपकी कोचिंग क्लास में, ऑफलाइन कोचिंग क्लास में पढ़ाने के अतिरिक्त मैं आपको एच एंड एवरीथिंग में देने के लिए मैं योग्य हूँ, लाइक हूँ। मैं 7 ईयर एक्सपीरियंस में टीचर हूँ। मैं सब कुछ करता हूँ। मैं सभी विषय को सभी ढंग से मैं अपने, यानी कि आप किसी ऑनलाइन में अगर पढ़ेंगे तो आपको ऑनलाइन चाहे हो जाएगा, लेकिन शायद मैं ऑफलाइन के ही एक्सपीरियंसिव टीचर हूँ, और मुझे ऑनलाइन मान लीजिए तो मुझे आता भी नहीं है। मैं पहल कर रहा हूँ, मेरे पास सिस्टमेटिक ढंग भी उतना खास उपलब्ध नहीं है, लेकिन तो भी जब मैं ऑनलाइन आपके साथ लाइव आऊँगा तो फिर मुझे ऐसा महसूस होगा कि जैसे आप किसी कोचिंग में बैठकर ऑफलाइन में पढ़ते हैं, मैं उसी तर्ज पर उसी ढंग से पढ़ाऊँगा। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, इसके लिए ज़रूरत इस बात की है कि 1000 सब्सक्राइबर पूरना चाहिए, जो मेरे पास अभी नहीं है। इसलिए आप जितना जल्दी जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं
इसको लाइक सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स में इसको कोचिंग में, टोला मोहल्ला में जो भी आपका फ्रेंड्स है सबको मौखिक बोल कराइए। बिल्कुल आपको बिना किसी पढ़ाई में डिस्टर्बेंस किए हुए आपको बिल्कुल फ्री टाइम में आपको मैं पढ़ाऊंगा और ऑनलाइन मैं लाइव में आऊँगा। लाइव आकर आपको घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा जो जिस अंदाज़ पर, जिस तर्ज पर लगेंगे आपको बिना किसी परेशानी के एच एंड एवरीथिंग सब कुछ मैं आपको, जैसे आप कोचिंग में ऑनलाइन बैठते हैं, ऑफलाइन में बैठते ही हैं, उसी ढंग पर पढ़ाऊँगा। लेकिन ये वीडियो बनाकर को 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट में कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि 2 घंटा, 3 घंटा आप किसी कोचिंग में बैठते हैं। ठीक है, अभी आप एग्ज़ाम सामने हैं, आपको अभी भी मौका है। मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ और मैं 7 ईयर्स एक्सपीरियंसिव टीचर हूँ। मैं क्या क्या करता हूँ, क्या क्या नहीं कर सकता हूँ, इसलिए आप ज़रूर मेरे साथ जुड़े और आगे की प्रोसेस को जानें। थैंक यू। इसी प्रकार मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 में देख रहे हैं, समांतर श्रेणी में ये 80, 76, 72, 68 का कौन सा पद शून्य होगा। तो हमको देखने मिल रहा है कि यहाँ पर क्या हो गया कि इसका -4 इसका क्या है, -4 इसका डी है और इसको वहीं an वाला सूत्र लगाएंगे। an वाला सूत्र जिसमें an का मान आपको शून्य है, तो इसको an का मान शून्य है, तो इसमें क्या करेंगे, 0 बराबर यहाँ पर 80 को, फिर यहाँ पर n-1 इंटू डी। ठीक है, तो इसमें आपका इस प्रकार से राइट आंसर हो जाएगा। सॉल्व करने पर आप पालेंगे बी हो जाएगा, जो आपको 21वां पद आ जाएगा। ठीक है, वैसे आपको ये भी पता है कि जब 21वां पद को अगर मिलेंगे तो इसको a + 20d लिख सकते हैं, a + 20d। तो a + 20d, a का मान 80 है और 20d जो 20 चौक 84 हो जाएगा, जिस प्रकार से भी शून्य हो जाता है। नेक्स्ट की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। 21 में देखते हैं क्या है, यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद 6 - 4n है तो इसका सार्व अंतर क्या होगा। तो इसका सार्व अंतर क्या हो जाएगा, तो इसको सार्व अंतर इसको सॉल्व करने पर हमको पता चलता है कि ये 4 निकल जाएगा। तो कैसे, देखिए, जब इसको 1 लेंगे n for 1, तो 4 × 1 4, दैट 6 में 4 घटाएंगे तो बच जाएगा 2। ठीक है, फिर से जब 2 लेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 2 8, तो क्या हो जाएगा, 10 में 8 घटाएंगे, 10 में -8 घटाएंगे तो फिर कितना निकल जाएगा, -4। ठीक है, इस प्रकार से इसका सर्व अंतर निकल जाएगा -4। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। 22 में देखते हैं, निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी है। निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी है, तो देखने मिल रहा है कि इसका d बराबर होगा तो होगा, तो इसका भी d बराबर दिखने नहीं मिल रहा है, ये तो भला होगा ही नहीं। ये 1 3 9 7 ये भी नहीं है, लेकिन इसमें देखिए 1.5 है, 1.5 के बाद ये आधा है, आधा के बाद फिर -आधा है, फिर इसके बाद माइनस है, यानी कि 1.5 में कितना घट गया, जो आधा बच गया तो 1 घट गया, 1.5 में 1 घट गया, आधा घट गया, 1 बच गया। तो इसी प्रकार से क्या हो गया, मेरा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 22। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, मूल बिंदु के नियमांक है। तो आप जानते ही हैं कि मूल बिंदु का नियमांक यानी कि कोऑर्डिनेट इसका ये है, निर्देशांक है 0 0। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 में है, ये क्या है, त्रिभुज से संबंधित होते हैं कि आपको पता है कि समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो यहाँ पर भुजा क्यू आर बराबर 2 है, बी सी बराबर 3 है, तो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में देखते हैं, दी गई आकृति में एक्स का मान क्या है। देखिए, ऐसा क्वेश्चन ज़्यादा 9 क्लास में आपने पढ़ा होगा। इसको क्या बोलते हैं, देखिए कि ए जो है इसके क्या शीर्ष अभिमुख कोण के बराबर है। ठीक है, अब ए इसका होगा तो सबसे पहले हम जानेंगे ए कितना है। तो ये कितना है, 60 और 50 का जोड़ 110, 110 में 180 घटाएंगे 70, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स का मान 70 डिग्री हो जाएगा, जो 70 डिग्री किस में है, ऑप्शन सी में है, जो मेरा राइट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर
26 की ओर बिंदु 06 और 80 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? तो क्या हो जाएगा, x1 + x2/2, y1 + y2/2 मेरा सूत्र है। तो यहाँ पर 0 + 8 8/2 4 और 0 + 6 6/2 3, दैट्स मीन मेरा क्या हो गया, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। बिंदु 46 और 82 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। दूरी सूत्र आपको आता है, रूट अंडर x1 x2 - x1 पर होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 पर होल स्क्वायर से करेंगे तो 4 में 8 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4 पर स्क्वायर 16 दूना 32 का रूट आउट करेंगे 4√2। तो 4√2 मेरे किस में है, 4√2 इज 1 ए, राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरा, ए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 60 डिग्री का मान, तो जो एक भी दिन पढ़े होंगे उसको मालूम है कि इसका राइट आंसर क्या हो गया, सी हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं 29। यदि रैखिक समीकरण का युग्म संगत हो तो रेखाएं होंगी। तो रेखाएं क्या होंगी, यदि रैखिक समीकरण का युग्म संगत हो, तो जब संगत होगा तो क्या होगा, संगत जब होगा तो इसके लिए 3 शर्त हैं। a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b भी संगत होता है, और जब a1/a2 b1/b2 बराबर c1/c2 दोनों स्थिति में होता है। तो जब दोनों बराबर नहीं होता है तो प्रतिच्छेदी में भी संगत होता है, संपत्ति में भी संगत होता है, यानी कि इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। 30 में देखते हैं -6 और -5/2 किस पद में स्थित होंगे, यानी कि इसका दोनों पद क्या है आपको माइनस है। तो यहाँ पर देखेंगे अगर आप तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का दोनों प्लस प्लस होता है, इसमें क्या हो जाता है, माइनस प्लस हो जाता है, और इसमें जब आते हैं तो ये दोनों माइनस हो जाता है, 3 में दोनों माइनस हो जाता है और इसमें प्लस माइनस होता है। तो कौन हो गया मेरा, दोनों जब माइनस है तो ये मेरा तृतीय हो जाएगा, जो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31। देखिए 31 में त्रिभुज PQR में भुजा QR को एस बिंदु पर इस प्रकार बढ़ाया गया है कि PRS बराबर 120 डिग्री। तो QPR का मान क्या होगा, QPR का मान क्या होगा, इसमें आपको दिखाते हैं कि ये ऐसे हैं, यहाँ पर है 120 डिग्री, ठीक है। तो आप बाह्य कोण के आप परिभाषा से जानते हैं, जिसमें से क्या बोल दिया गया, इठो P है, इठो Q है, इठो R है, इठो S है। तो और PRS का मान देखिए आपको 120 डिग्री दे दिया है, और QPR यानी इठो 63 डिग्री है। तो 63 डिग्री जब है तो 63 डिग्री में 120 डिग्री हटाएंगे तो 57 डिग्री निकल जाएगा। 57 डिग्री मेरा किस में है, ऑप्शन बी में है, 57 डिग्री हो जाएगा। उसके यानी 63 डिग्री में 120 डिग्री घटाएंगे तो 57 डिग्री बच जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 में देखते हैं, यदि किसी त्रिभुज के कोण का समद्विभाजक विपरीत भुजा को समद्विभाजित करता है तो त्रिभुज कैसा होगा। यदि किसी त्रिभुज के कोण का समद्विभाजक का मतलब, अब देखिए कि इस तरह से फोटो है, कोण का समद्विभाजक तो इसका समद्विभाजक है, तो समद्विभाजक जब इसका आ गया तो इसको भी समद्विभाजित कर देता है। तो ऐसा किस त्रिभुज में पाया जाता है, तो ऐसा किस में पाया जाता है, समबाहु त्रिभुज में पाया जाता है, ठीक है। समबाहु ऑप्शंस मेरा कौन है, ऑप्शंस मेरा बी है, समबाहु त्रिभुज। नेक्स्ट की ओर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 के पास। 33 में देख रहे हैं क्या है कि त्रिभुज ABC में DE समांतर BC तथा AD/DB बराबर 2/3, तो AE/EC का मान क्या होगा। तो देख ही रहे हैं कि क्या होगा, ये थेल्स प्रमेय का है, जब ये समानुपातिक होगा तो वो भी समानुपातिक होगा, जब समानांतर है तो समानुपाती होगा। तो AE का मान भी 2/3 ही आएगा, तो 2/3 कौन है, मेरा बी ऑप्शन से। जो 33 का मेरा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 में देखते हैं, यदि त्रिभुज ABC तथा DEF में AB/DE बराबर BC/FD तो इस समरूप होंगे। बिल्कुल वही क्वेश्चन है, लेकिन बस थोड़ा इसमें फोटो को थोड़ा मार्जिन को ध्यान रखना है कि तो ये तो ABC है ही, ठीक है,
ये तो ABC है ही, लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि ये यहाँ पर क्या है, FD है। तो FD जब तब होगा AB के बराबर, तो ये तो है ही, तो यहाँ पर अगर D देते हैं तब यहाँ पर F होगा, तो ऊपर में आपको क्या देना पड़ेगा, E देना पड़ेगा। तब क्या हो जाएगा, B कोण बराबर हो जाएंगे कोण D के, यानी कि इसमें ऊपर E चालू होगा, EDF, बस इसी का यही मार्जिन है। तो ऐसा मेरा ऑप्शन किस में है, जो ऐसा मेरा ऑप्शन C में है। C इज़ द राइट आंसर 34 का। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। 35 में देखते हैं, दी गई आकृति में पी क्यू ओ केंद्र वाली वृत्त की स्पर्श रेखा है। यदि ओ क्यू बराबर 3 सेंटीमीटर हो तो पी क्यू का मान कितना होगा। देखिए यहाँ पर है ओ क्यू कौन है, ईठो, ये है 3 सेंटीमीटर। और देखिए पी क्यू यहाँ पर है, ये है 4 सेंटीमीटर। और देखिए कि आपको पता होना चाहिए कि 10 पेंटन थ्योरम में क्या कहता है, 10 पेंटन थ्योरम में कि वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा पर डाली गई रेखा वो लंब होता है, 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो 90 डिग्री हो गया। तो जब ये 3 ये 4 हो गया तो ऑटोमेटिकली 5 हो जाएगा। 5 मेरा ऑप्शन कितना में, सी में है। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 में चलते हैं। एक्स अक्ष से बिंदु की दूरी, तो देखिए एक्स अक्ष से बिंदु की दूरी क्या होगा, यहाँ पर 12 है, तो 8 और 12 है। तो इसको जब हम फोटो बनाते हैं देखिए, तो देखिए एक्स का मान 8 और वाई का मान 12। एक्स का मान 8 मैं मानता हूँ कि इस तरह से होगा, लॉन्ग करके होगा, जिसमें 8 और 12 होगा। तो ये तो एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस से कितना दूर होगा, तो एक्स एक्सिस से ये 12 होगा। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी इज राइट आंसर 12। नेक्स्ट की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा और उस बिंदु से जाने वाली त्रिज्या के बीच का कोण होता है। क्या होगा, वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा और उस बिंदु से जाने वाली त्रिज्या के बीच का कोण होता है। मैंने तुरंत जो बोला ये 10 पेंटन पर में कहलाता है कि वृत्त के केंद्र से उसका स्पर्श रेखा पर खींची गई रेखा वो वृत्त पर लंब होती है। तो वृत्त की त्रिज्या ही लंब होती है, इसलिए इसका हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा 90 डिग्री। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 है। 38 में देखा है, दी गई आकृति में टीपी तथा टी क्यू दो स्पर्श रेखाएं ओ केंद्र वाली वृत्त पर इस प्रकार है कि कोण पी टी क्यू बराबर 50 डिग्री और पी ओ क्यू का मान क्या होगा। तो देखने मिल रहा है आपको, ये बोल दिया पी टी क्यू, ये है 50 डिग्री। तो ऐसे देखिए कि ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, तो कौन बच गया, ये चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये आपका 50 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा 130 डिग्री। 130 डिग्री मेरा ऑप्शन ए में है, जो मेरा सत्य है। क्वेश्चन नंबर 39 को आते हैं। 39 में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। दिए गए समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में पी आर क्यू बराबर थीटा, पी क्यू बराबर 3 सेंटीमीटर तथा पी आर बराबर 6 सेंटीमीटर, तो क्या होगा। देखिए इसमें फोटो भी दे दिए गए हैं। थीटा यहाँ पर है, तो इसका आधार हो गया ईठो, ठीक है। ये तो परपेंडिकुलर आप जानते, ये तो हाँ हिपोटेन्यूस कर्ण है, ये आपको लंब है। तो जब ईठो आधार हो गया तो आपको ये लंब हो गया। तो लंब के लिए कौन सा फंक्शन काम करता है, साइन बराबर क्या होता है, p/h, यानी कि p कितना है 3/6 काट देंगे 1/2। तो 1/2 किस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन का आता है, तो किसका आता है 30 डिग्री। तो यहाँ पर बोला थीटा का मान कितना डिग्री होगा, तो थीटा का मान जब यहाँ पर हम पा लिए 1/2 आ गया तो 30 डिग्री हो गया। लेकिन फोटो से आपको समझ में नहीं आएगा, फोटो बनाए ही उस ढंग से, ठीक है। जिसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। 40 में देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन सब दिन आसान होता है। अब थोड़ा सा मेहनत कीजिए, थोड़ा सा कोशिश कीजिए तो अच्छे से अच्छे अंक लाएंगे। चाहे थोड़ा सा दिन भी अगर आप हमारे साथ भी मेहनत कर लीजिए तो देखिए आप कितना अच्छा कर दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 को देखते हैं। 10a बराबर 3/4, तो कोस ए का मान क्या होगा। तो क्या होगा जी, सीधे तो 5/2 करेगा, पाइथागोरस में लगाएंगे तो कोस का मान हो जाता है b/h। b का मान यहाँ पर कितना है p/b, b का मान 4 है,
एच का मान 5 है, तो क्या हो गया कोस का मान बी बटे एच होता है, जो राइट आंसर बी हो जाएगा 4/5। 4/5 राइट आंसर, देखिए 4/5 है बी में। नेक्स्ट की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। 41 की ओर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, जब भी इसका कंपोनेंट पूरा फंक्शन रहेगा तो हमेशा एक होता है। ये जैसे सेक बटे कोसेक रहेगा तो भी एक मान लीजिएगा, साइन बटे कोस रहेगा तो भी एक होगा। यहाँ पर कोट बटे 10 है, 10 बटे कोट है। ऐसी स्थिति में बेहिचक आप एक लगा दीजिएगा, जो निश्चित तौर पर सही होगा। लेकिन अगर घटा में रहेगा तो 0 होके रहेगा, ठीक है। घटा में 0 होता है, बटे में 1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 के पास आते हैं। 42 में देखते हैं क्या है। 42 में निम्नलिखित में किसका मान सबसे अधिक है। तो देखिए 10 का मान है 1, साइन 30 का मान है 1/2, कोस 45 का मान है 1/√2 और कोस इसका मान है 0। तो देखिए 1/2 है और ये 1/√2 है, यानी कि एक सबसे बड़ा है। 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन से इज अ राइट आंसर, जो सबसे बड़ा है 42। क्वेश्चन नंबर 43 के पास आते हैं। देखते हैं, यदि एक वृत्त का परिधि 88 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या होगी। इसकी त्रिज्या क्या होगी, देखिए 2πr वाला सूत्र तुरंत लगाएंगे। 2πr से 2πr का मान कितना है 88 है, तो इससे कट जाएंगे, 22 से कर देंगे इसको, 22 दूना 44, 44 से कितना हो जाएगा, फिर 2 से गुना करेंगे 7, यानी कि r का मान हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। 44 में देखते हैं, यदि त्रिभुज पी क्यू आर में r पर समकोण है तो साइन पी क्यू का मान कितना होगा। ध्यान दीजिए, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, जिसमें कोण r आपको ले लिया कितना डिग्री, r ले लिया आपको 90 डिग्री। ये तो 90 डिग्री हो ही गया। अब ए बचा p, ए बचा क्यू, तो ये कितना होगा, तो 90 डिग्री में घटा देंगे तो 90 डिग्री होगा, और 90 डिग्री साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है 1 होता है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45 के पास आते हैं। यदि अल्फा बाई 4 बराबर 15 डिग्री तो √3 कोसेक इसका मान कितना हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको फंसाने के लिए ऐसा किया जाता है, इसमें धैर्य रखें। तो यहाँ पर अल्फा का मान कितना हो जाएगा 60 डिग्री, 15 चौक 60। अब देखिए कि कोसेक 60 डिग्री का मान, कोसेक 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, कोसेक 60 डिग्री का मान होता है, कोसेक 60 डिग्री का मान हो जाता है 2/√3। तो हम 2/√3 लिखेंगे, और यहाँ पर पहले से मेरा √3 है, तो √3 कट गया तो कितना बच गया 2 किस में है मेरा ऑप्शन बी में है, ठीक है। 45 का राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की ओर। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, यदि R1 तथा R2 त्रिज्याओं वाले दो वृत्तों के क्षेत्रफल का योग R वाली वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है तब क्या होगा। बड़ी आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या कर दीजिएगा, आप यहाँ पर पाई r स्क्वायर कीजिएगा, और यहाँ पर पाई कॉमन आउट रखते हुए R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर पाई कैंसिल हो जाएगा, तब क्या बच जाएगा R स्क्वायर बराबर R1 स्क्वायर प्लस R2 पर स्क्वायर। जो मेरा ऑप्शन किस में है, ऐसा ऑप्शन मेरा सी में है, सी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 के पास। क्या है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सीधा सीधी बोल दीजिए कोस थीटा, ठीक है। जो कोस थीटा किस में है, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी में है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 के पास। 48 में देखिए क्या है, एक 15 मीटर लंबी सीढ़ी एक ऊर्ध्वाधर हॉरिजॉन्टली दीवार के शीर्ष तक पहुंचती है, ठीक है, यानी कि ऐसा, ठीक है, ऐसा। यदि सीढ़ी दीवार पर 60 डिग्री का कोण बनाता है, यानी कि यहाँ पर कितना डिग्री 60 डिग्री हो गया, ठीक है। सीढ़ी की लंबाई कितना है 15 है, तो यहाँ पर इसका मान पूछा गया है। तो देखिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको ऊंचाई पूछा है, कर्ण दिया है, और आपका थीटा कहाँ चला गया, ऊपर चला गया, इसलिए इसमें कौन फंक्शन काम करेगा मेरा कोसेक। तो कोसेक, अच्छा कोसेक 60 डिग्री, कोसेक 60 डिग्री में क्या हो जाएगा, कोसेक 60 डिग्री में 2/√3 हो जाएगा, यहाँ पर क्या लगा देंगे हम, यहाँ पर थीटा है, थीटा मेरा आधार यहाँ पर है, तो आधार इसमें मेरा कौन काम करेगा, मेरा कोस काम करेगा। जब कोस लगा देंगे
तो कोस 30 का मान क्या, कौन कोस 60 का मान 1/2 बराबर कितना हो जाएगा आपको h/15, इसलिए h का मान 15/2 बराबर कट जाएगा 7.5 आएगा। देखता हूँ 7.5 मेरा ऑप्शंस बी में है, जो बी इज माई राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 के पास। 49 में देख रहे हैं कोट 1 डिग्री इंटू कोट 89 डिग्री। तो देखेंगे यहाँ पर जो भी रहेगा जिसका जोड़ 90 पुर जाएगा और उसका कंपोनेंट उसका कंपोनेंट प्रोडक्ट फार्मूला हो तो क्या दे देगा, 1 दे देगा। ठीक है, जैसे इसको हम अगर इस कोट को हम बदल देंगे तो कोट को बदल सकते हैं कोट 90 डिग्री माइनस थीटा, और यहाँ पर कोट 90 डिग्री पहले से है, तो मैं लिख सकता हूँ तब क्या हो जाएगा 10 90 डिग्री इंटू कोट 90 डिग्री। 10 थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1 होता है, 10 90 डिग्री इंटू कोट 90 डिग्री बराबर 1। तो मेरा कौन है, ऑप्शंस मेरा ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, और आज का वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन होगा, वीडियो लॉन्ग हो जाता है। ठीक है, मैं फिर से अगला 50 ऑब्जेक्टिव और इसका सब्जेक्टिव और ढेर सारा मैं अपने पर्सनल में मॉडल भी चलाता हूँ, यानी कि मैं तरह से मैं विभिन्न ढंग से मैं अपने तरीके से मैं विद्यार्थियों को तैयारी कराता हूँ। ठीक है, अभी आपको एग्ज़ाम के कुछ दिन बाकी हैं, आप परस्पर मेरे साथ जुड़े और आप सब्सक्राइब को बढ़ाइए, खुद भी इसमें जुड़िए, आपको मैं बेहतर ढंग से सारी कुछ तैयारी कराता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 50 में क्या कहता है, आर त्रिज्या वाले गोला के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। आर त्रिज्या वाले गोला का, तो सीधी अब जानिए 9 क्लास में बहुत ठीक ढंग से पढ़े होंगे, 4πr²। क्या है 4πr²। 4πr² क्या होता है, गोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, तो ऑप्शन डी मेरा सही है। ठीक है माय डियर, ये मेरा आज यूट्यूब चैनल का मेरा तीसरा वीडियो है, जो मैं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति बोर्ड पटना द्वारा इंटरनेट पर जारी क्वेश्चन का 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में से मैं 1 से लेकर 50 तक मैं आपके सामने डील किया हूँ। आप इसको पढ़ें, समझें, देखें, और इसके जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उसे भी मैं बहुत जल्द मैं उसे लिख दूंगा, कर दूंगा। लेकिन मैं एक ऑफलाइन क्लास टीचर हूँ, मैं आज भी क्लास में पढ़ाता हूँ। ठीक है, मैं क्लास में पढ़ाना चाहता हूँ, जो बोर्ड में आपके सामने होंगे, आपकी डायरेक्ट समस्या को मैं डायरेक्ट आपको सॉल्व करना चाहता हूँ। तो इसके लिए क्या है, मैं भी लाइव आने के मैं योग्य नहीं हूँ, दैट्स मीन कि मुझे 1000 सब्सक्राइबर की ज़रूरत है। तो इसलिए आप अपने साथियों में, फ्रेंड्सों में, अपनी स्कूल के कोचिंग के साथियों में आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, और बिल्कुल यकीन मानिए, चूँकि मैं भी एक ऑफलाइन टीचर हूँ, मेरे पास भी बच्चा के बैठता है, तो मैं आपको बिगड़ने नहीं दूंगा और आपको बेहतर से बेहतर मैं परफॉर्मेंस कर दिखाऊंगा। ठीक है, आप जहाँ से भी हो, जिस क्षेत्र से भी हो, पूरे ऑल ओवर इंडिया, कम से कम पर्सनल BSc बिहार बोर्ड के लिए भी हो तो आपको काम आएगा। वैसे मैं NCERT पैटर्न पर NCERT बुक पढ़ाता हूँ, NCERT को भी करता हूँ, तो आपको सभी के लिए बराबर होंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए आज मैं इसी 50 क्वेश्चन से मैं आज की सेवा से लेता हूँ विराम। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।